कुमार सर को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इस पावन दिवस पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के विवेकानंद सभागार में बुद्ध जयंती महाविद्यालय का 17वां वार्षिकोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हूँ तथा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए ऐसे विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति महोदय प्रमोद सर का मैं स्वागत करता हूं तथा विशेष अतिथि अस्थाना सर और दुबे सर एनटीपीसी से जुड़े हुए हैं। अस्थाना सर तथा दुबे सर परीक्षा नियंत्रक विनोबा विश्वविद्यालय हम लोगों के बीच अपना कीमती समय देकर इस संस्थान को उत्कृत करने का कार्य किए, इसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं तथा स्वागत करता हूं तथा इस साल में सतकुलमा महाविद्यालय के चौबे सर, सद्भुवन सर तथा विश्वविद्यालय से सरोज सर और प्रेस क्लब के मुरारी सर, उमेश सर तथा हमारे श्रद्धेय सुबोध भैया यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों के मित्र अनिकांत जी तथा लिकेश जी जो सरपल्ली राधा कृष्णन महाविद्यालय के प्रबंध समिति के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं तथा हम लोगों के बड़े भाई सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त नितलाल यादव जी तथा अभी सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं कमलेश्वर मिश्र जी तथा अपने शिक्षक साथियों धीरज जी, राजेंद्र जी, विनोद जी, जन्मजय जी तथा गवर्नमेंट स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामकुमार सर, मैं सभी का सहृदय स्वागत करता हूं और हम लोगों के बीच इस महाविद्यालय के ट्रस्ट उज्ज्वल भारत के उपाध्यक्ष श्री अजय सर जो रोजवट स्कूल के व्यवस्थापक भी हैं, उपस्थित हैं। मैं सबों का स्वागत करते हुए अपने गुरु बंशीधर खरियार जी का चरण स्पर्श करता हूँ, जिनसे मैं थोड़ा बहुत इतिहास सीखा और सही तो नहीं सीख पाया लेकिन कुछ तो सीखा तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सावर भैया हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज के दौर में जब ये हर्ष की बात है कि हमारे इष्टदेव प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुई और वहां पर जो निमंत्रण नहीं स्वीकार किए उनको राष्ट्रद्रोही, हिंदू द्रोही कहा जा रहा है। आज के दौर में हमारे श्रद्धेय आरएसएस के भगवत जी कहते हैं कि अगर हर मस्जिदों में मंदिर खोजा जाएगा तो 1000 साल लगेगा। इसके बाद फिर 84 लाख बौद्ध स्तूप जो बने थे वहां भी हम लोग खोजेंगे कि आखिर जो कहां है। ऐसे दौर में लोकसभा के चुनाव के बीच में बुद्ध जयंती पड़ता है और इस बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोग लगभग 250 लोग यहाँ इकट्ठे हैं इनका जन्मदिन मनाने के लिए जो वैदिक धर्म का सबसे बड़ा विद्रोह का झंडा उठाए थे, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विद्रोही थे। क्या तो हम लोग नासमझी में इस व्यक्ति के जन्मदिन मना रहे हैं या हमारा डीएनए में सहिष्णुता है जिसमें हर विचारधारा का महत्व है। भारत किसी एक विचारधारा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक ईश्वर का भक्त नहीं रहा है, न समर्थक रहा है। ये विविधता का देश है। यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोग आए, अपना प्रचार प्रसार किए, अपनी अच्छाई छोड़े और यहाँ के लोगों के बौद्धिकता पर भरोसा रहा कि वो जिनको स्वीकार करना चाहते हैं स्वीकार करें, क्योंकि हम लोग सब लोग धर्म को अपना रहे हैं। अब बौद्ध धर्म के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ के बच्चियों ने भी बोला, सर भी आएंगे बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन निचोड़ तो यही है कि उस समय के जो हिंदू धर्म था जिसको आज सनातन धर्म कह रहे हैं या उस समय वैदिक धर्म था, उनके विरुद्ध में ही झंडा उठाए थे।
लेकिन यह भी सत्य है कि जो ही हम करुणा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो एक आकृति उभरता है, वो आकृति बुद्ध है। वो आकृति सिद्धार्थ की है। और आज भी अगर देश के बाहर हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वहां उनकी पहचान है कि बुद्ध का देश का, टैगोर का देश का, गांधी का देश का, विवेकानंद का देश का। तो अपने कृतियों से, अपने विचारों से उन्होंने इतनी ऊंचाई प्राप्त किया कि देश की पहचान बन गई। ये अलग बात है कि कालांतर में उनके अनुयायी वही सब बुराइयों से ग्रसित हो गए जिससे वैदिक धर्म बदनाम हुआ था। और शंकराचार्य जिनको प्रचंड बुद्ध कहा जाता है, बुद्ध का मतलब विद्रोही के रूप में टाइटल बन गया था। शंकराचार्य को प्रचंड बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने पुनः हिंदू धर्म को पुनः स्थापित कर दिया और बौद्ध धर्म को भारत से विदा कर दिया। तो उस महापुरुष के अब जब लोग जन्मदिन मनाते हैं, यह बोलना बहुत ही साहस या बेवकूफी की बात है, क्योंकि हम लोग एक संस्था के प्रबंध समिति में हैं और ये कहें कि हिंदू धर्म का विरोधी है तो संभवतः बहुत तरह की उंगलियां उठेगी। लेकिन इस तरह पढ़ाते थे कि मनोज एसएसटी में न कभी कोई अंतिम सत्य होता है, न कभी इतिहास का कोई अंतिम पेज होता है। यह विचारधारा का सरल और सतत प्रवाह है। एसएसटी में कोई सत्य नहीं होता है। सर बोलते थे कि मैं जितने को पढ़ाता हूं सब यूपीएससी पास कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यूपीएससी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष को जोड़ दिया जाता है। और जिस प्रकार हम लोग गोरख जी का कविता को पढ़ते थे कि एक राजा थे जो कहते थे, राजा ने कहा रात है, रानी ने कही रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, या सुबह सुबह की बात है। इस विचारधारा को तोड़ने के लिए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी नई शिक्षा नीति लाए, जिसका निचोड़ है 4-5 पेज में, 40 पेज तो नहीं पढ़ा हूं, यहाँ विद्वान शिक्षक बैठे हैं जरूर पढ़े होंगे। उसका निचोड़ है कि ऐसा विद्यार्थी पैदा करना है जो क्रिटिकल एनालिसिस पर जोड़ दे, आलोचनात्मक पर जोड़ दे, भक्त नहीं बनाना, जो आलोचना करे और उसका वैचारिक स्तर पर यह समझे कि यह विचार सही है तो मैं इसका अनुकरण करूंगा, मैं इसे मानूंगा, तभी वो सही शिक्षा है। तो इस दौर में मैं कहने का हिम्मत रखा कि हिंदू धर्म के विद्रोही, शायद इस धरती पर सबसे बड़ा विद्रोही गौतम बुद्ध के जन्मदिन मनाने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं। और इनकी शिक्षा का जो सार है वो कुछ भी मौलिक नहीं है। इसके पहले भी बहुत लोग कह गए हैं, सत्य बोलना चाहिए, प्रेम, घृणा को प्रेम से काटना चाहिए, दुश्मनी को करुणा से काटना चाहिए, वही शाश्वत जीवन है, वही जीवन पद्धति है। राधा कृष्ण भी यही कहते थे कि हिंदू जो है जीवन पद्धति का नाम है, उसी चीज को एक किए। इसके पहले महावीर भी यही बात किए। या जिस समय सर बताते थे कि इस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उस समय भारत भूमि पर ही नहीं बल्कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के तमाम देशों में जो स्थापित धर्म थे उसके विरुद्ध में आवाज उठा। खुद भारत में 62 धर्माचार्य जन्म लिए, उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय जैन धर्म बौद्ध धर्म हुआ। और सभी की शिक्षाएं क्या थी? आपको जीने का मार्ग बताता था। वो कभी नहीं कहते थे मेरी पूजा करो, वो कभी नहीं कहते थे कि आप अगरबत्ती चढ़ाओ, वो कभी नहीं कहते थे पशु खस्सी काटो, वो कभी नहीं कहते थे डरो, वो कभी नहीं कहते थे अगर ऐसा नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। वो कहते थे कि आप मनुष्य हो, आप में दया होना चाहिए, आप में करुणा होना चाहिए, आप में प्रेम होना चाहिए, आप में बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि आक्रमकता कई सभ्यताओं को नष्ट कर चुका है। वो क्षणिक रूप से भले अच्छा लगता हो, लेकिन उसका सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। उसी सभी यूनिवर्सल बातों को कहकर अपने ढंग से प्रचार करते, क्योंकि ये बात तो बहुत लोग कहे, लेकिन वो एक करिश्माई व्यक्ति थे, देखने में सुंदर थे और बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। और दुनिया के पहला व्यक्ति थे जो अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी सिस्टम को अपनाया, जिसको बहुत लोग गलतफहमी में कहते हैं कि ईसा मसीह के लोग या उनके फॉलोअर ने अपनाया। नहीं, उसके पहले ही लोग ने मिशनरी सिस्टम को अपनाया और साल के 8 महीना घूम-घूम कर प्रचार करते थे। उनके बहुत से सिद्धांतों में सिद्धांत है कि पर्याप्त से ज्यादा क्या चाहना है। अगर पर्याप्त से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं तो कष्ट होगा, लेकिन आज अगर हमारा प्रत्याशी, हमारा सांसद, हमारा विधायक अगर कोई गरीब होता है तो हम सोशल स्टेटस के विरुद्ध मानते हैं।
जितने अमीर है उसको अपने नेता मानना चाहते हैं। तो समय बदल गया, एक भौतिकवाद है, लेकिन निचोड़ यही है कि आप जितना भी आगे बढ़ेंगे, भौतिक संसाधनों के लिए जाएंगे, अंततः शांति के लिए, संतुष्टि के लिए बुद्ध के मार्ग को अपनाना होगा। यह कुछ भी विज्ञान नहीं है, एक सिंपल मार्ग है, मध्यम मार्ग है। अति से बचिए। एक बच्ची यहाँ बहुत अच्छा बता रही थी वो कि सितार कि उसको जितना तार को टाइट कर दीजिए वो भी आवाज नहीं निकलेगा, मुंह छोड़ दीजिए तो भी आवाज नहीं निकलेगा। मध्यम मार्ग को अपनाइए, यही जीवन का सार है। और यही बताने के लिए बुद्ध आज दुनिया में अमर है, लोकप्रिय है। जब ज्योतिषियों ने कहा था इनके पिता को, सुयोधन को, कि आपका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा, उनको आश्चर्य लगा था कि छोटा सा राज्य के हम है और ये चक्रवर्ती, तो कितने राजा का नाम हम लोग आप रखे हैं, लेकिन इनका कर्म जो है उस राजाओं से बड़ा है। इसलिए बुद्ध कहते थे सफलता से ज्यादा जरूरी है कि आप उपयोगी बनो, सफल बनने से ज्यादा जरूरी है कि आप कितने उपयोगी हैं, आपको समाज में कितने लोगों को मदद कर पाते हैं, आपसे कितने लोग प्रेरित हो पाते हैं। तो हम लोगों ने जब इनका नामकरण किया इस संस्थान इनके नाम पर, तो बहुत मंथन किए। अंततः 3 नाम आया कि बिरसा जी के नाम पर रखे, इनको हम लोग बिरसा भगवान कहते हैं उनके त्याग तपस्या के लिए। फिर गांधी जी का नाम आया और अंततः हुआ कि नहीं, आज राजनीतिक रूप से यह झारखंड है, वो बिहार है, ये हजारीबाग है, लेकिन यह क्षेत्र रहा है बुद्ध का भूमि रहा है। इसका सबसे बड़ा पहचान है कि अभी भी बंसी सर से भी फोन करेंगे, नहीं कहते मैं बंसी खरिया, कहते मैं बंसी, हम बंसी। उमेश भैया फोन करेंगे, कहेंगे ना हम उमेश बोल रहे हैं। ये जो हम है, यहाँ जब चौबे जी आए थे, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, तो मैंने इस बात को रखा था कि बिहार में बहुत IAS पैदा किया, बड़े बड़े विद्वान पैदा किया। हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी पढ़ने के लिए दिल्ली में ही पूरे देश के बच्चे पटना आते थे प्रणाम तिवारी के पास, ज्योग्राफी पढ़ने आते थे आरबी सिंह पटना। यहाँ के लोग जब इलाज कराने जाते थे एम्स में तो कहते थे पटना से आए हैं, तो नहीं हमारा बेटा यहीं पढ़ रहा है इसीलिए, नहीं तो उतना अच्छा हॉस्पिटलिटी थी। लेकिन इतनी योग्य व्यक्ति भी व्याकरण की इतनी अशुद्ध क्यों बोलते हैं? मैं ये जगह हम, वो तो बहुवचन है। तो बुद्ध की शिक्षा यही है कि बिना माई के तिरोहित किए आप किसी के नहीं हो सकते हो, ना पिता का, ना पत्नी का, ना भाई का, ना दोस्त का, ना किसी का, ना समाज का। तो हम की भावना, कलेक्टिव भावना, वो आज भी हम लोगों में है। और जो हम लोग कहते थे, सब बताते थे किस प्रकार 16 जनपदों को जीतकर मगध विश्व का पहला सम्राट बनाया, जिसके महान राजा अशोक हुए। तो मगध को हाथी कहां से मिला था, लोहा कहां से मिला था? यही चतरा और हजारीबाग के भूगर्भ से मिला था। तो हम लोग मगध का ही भौगोलिक क्षेत्र और इसी क्षेत्र के यह करिश्माई व्यक्तित्व। और बड़ा अच्छा लगता है अगर हम लोग बोध गया जाते हैं तो डोभी के पास लिखा हुआ है, मोक्ष और ज्ञान की भूमि आपका स्वागत करता है। तो वाकई उसी भूमि के हम लोग अंग हैं, गर्व होता है। और इन्हीं के नाम पर यह महाविद्यालय रखे, लेकिन कभी नहीं प्रयास किए कि कोई पढ़ने वाला बच्चा बुद्ध धर्म स्वीकार करे। कई बौद्धिस्ट देश ने हम लोगों से संपर्क किया कि करोड़ों का ऐड देंगे, निकले कि बौद्ध बन जाए। हम कि नहीं, वो बनना ही नहीं। हम लोग बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में मान रहे हैं, भगवान के रूप में नहीं मान रहे हैं। मैं सनातन धर्म में ही जन्म लिया, सनातन धर्म में मनूंगा, लेकिन उनके जो विचार थे वो विचार अपनाने लायक था। और अच्छाई जहां से मिले उसको अपनाना चाहिए। तो मैं अपने संस्थान के बच्चों को आज तक कभी नहीं कहा कि तुम बीजेपी के वोट दो, तुम कांग्रेस के वोट दो, किसी को वोट दो। हम लोग इतना ही कहते हैं, जिसको देना तर्क की कसौटी पर तौलना, किसी का गुलाम नहीं बनना। और यह संस्था में बहुत कुछ कमी है। पिछले जी बता रहे थे हम लोग गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, एक लाइन छिपा लिए। हम लोगों में बहुत कुछ कमी है, संसाधनों की भी कमी है और मानव संसाधन की भी कमी है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है वो गुणवत्ता ही है, वो मात्रा चाहे जो भी। और सतत प्रयास है कि एक अच्छा संस्थान बनाए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र नारा लगाने से महान नहीं होता है। वो महान तभी होगा जब उस राष्ट्र के शिक्षक अच्छे हो, उस राष्ट्र के शिक्षक निष्पक्ष हो, उस राष्ट्र के शिक्षक पढ़ने वाले हो, उस राष्ट्र के शिक्षक अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो आलोचना करना सीखें, कुतर्क। आलोचना मतलब कुतर्क नहीं होता। तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं
और इसलिए साल में हम लोग 31-32 कार्यक्रम करते हैं, जिसमें क्रिसमस गैदरिंग भी करते हैं। हर धर्म के पर्व त्योहार, हर धर्म के महापुरुष, क्योंकि हमारा डीएनए ही वही है। कभी हम लोग नहीं सोचे कि भगत सिंह सिख है, क्यों हम लोग उनको सम्मान दें? वो हमारे लिए त्याग किए हैं, इसलिए सम्मान देते हैं। हम लोग बरकतुल्लाह पर भी उतना ही गर्व महसूस करते हैं जितना राम प्रसाद बिस्मिल पर करते हैं। यह बुद्ध की धरती पर हम लोग यही प्रयास किए कि यहाँ के पढ़ने वाले प्रशिक्षु अपना मैं को यही तिरोहित कर दे। इसके बाद जो भी बचेगा, जो भी यज्ञ करोगे, वह समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा। जहां भी जाइएगा आप बहुत कुछ दीजिएगा। और थोड़ी बहुत बोलना था, कुछ तो बोल दिए। न उम्र उपाध्यक्ष बनने लायक है, न अनुभव उतना है, लेकिन बहुत से प्रश्न छोड़ दिए कि जब वंशी सर आएंगे बोलने के लिए तो बहुत कुछ क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पुनः मैं सभी अतिथियों का सहृदय से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं विशिष्ट अतिथि परीक्षा नियंत्रक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग डॉक्टर सुनील कुमार दुबे सर को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम सभी को जोहार। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है और गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का स्थापना दिवस सहवार्षिक उत्सव है। इस अद्भुत संयोजन पर मैं आप सबों का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस संस्थान की प्रबंधकारिणी समिति से जुड़े उपाध्यक्ष मनोज जी और सचिव महोदय मिथिलेश जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि इस ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित होने का, साक्षी बनने का आप लोगों ने सुअवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के मंचीय गौरव माननीय कुलपति आईसेक विश्वविद्यालय, एनटीपीसी से आए पदाधिकारी बंधु, बंसी सर, सांवरलाल अग्रवाल सर, राजकुमार चौबे सर, मृत्युंजय जी, सुबोध सर, शत्रुघ्न जी, सरोज सर, बहुत सारे नाम हैं, कहाँ तक गिनाऊं। सभी परिचित इस रूप में यहाँ उपस्थित हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को हजारीबाग का सर्वाधिक श्रेष्ठ और स्मरणीय कार्यक्रम बना दिया हो। इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने के सबसे बड़े कारक है। मैं आप सबों का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रथमतः मैं शिक्षक और द्वितीय हाल के दिनों से प्रशासक की भूमिका में हूं। जैसे ही इस परिसर में मैं प्रवेश करता हूं, मेरी शिक्षक की दृष्टि यहाँ के विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं पर जाती है और उनका अनुशासन, उनकी शिक्षा, उनका वक्तव्य, उनके संभाषण, यह सब सुनकर मैं गदगद हो गया कि प्रशिक्षण और शिक्षण के मामले में यह संस्थान अग्रगण्य है। द्वितीय, जब मेरी प्रशासकीय दृष्टि यहाँ पड़ती है, तब मैं देखता हूं कि आज तक इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्षतः विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं किया गया। इसका मतलब है कि यहाँ के शिक्षक और प्रशिक्षुओं के बीच जो संवाद है
वह निरंतर कायम होते रहते हैं और महाविद्यालय अपने दायित्वों को पूर्ण करता रह रहा है। और जब मैं देखता हूं तो प्रशासकीय दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से और शिक्षण की दृष्टि से इन 3 प्रकार के पुष्प गुच्छों का यह जो स्तवक है, गुलदस्ता है, वह अद्भुत है और हजारीबाग शहर के लिए गौरव की बात है। इसके पूर्व जब मैं इस महाविद्यालय में आया था तब मैंने यहां पाया था कि जो आधारभूत संरचना है उसमें कई चीजें, अभी जैसा कि मनोज सर बता रहे थे कि सचिव महोदय बहुत सारी बातों को स्किप कर दिए, छोड़ दिए। कभी भी कोई भी संस्थान, और इस तरह के संस्थान, मैं समझता हूं कि उसके संचालक को संतुष्ट तो होना ही नहीं चाहिए। अगर वे संतुष्ट हो जाएंगे कि मैंने सब कुछ कर लिया है या हम सबों ने सब कुछ कर लिया है, उस दिन से उस संस्थान का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि बहुत कुछ करना है तो यह एक अच्छी सोच है। अब हम लोग बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो मैं भीतर से कांप जाता हूं कि ऐतिहासिकता की दृष्टि से बात करूंगा तो बंसी सर हैं, शत्रुघ्न सर हैं। दार्शनिक पक्ष से बात करूंगा तो चौबे सर उपस्थित हैं। साहित्यिक बात करूं तो सुबोध सिंह सिंगीत सर हैं। चाहे तो जाए, स्थिति बहुत विकट है, फिर भी मैं साहस करके 2-4 बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक नाम सिद्धार्थ है और संयोगवश मेरा भी एक नाम सिद्धार्थ है। और बहुत सोचने के बाद एक बात समझ में आती है कि बुद्ध अगर अपने मस्तिष्क के साथ इस भूमि पर अवतरित हुए थे तो वो कहीं भी हो सकते थे, लेकिन विचार मंथन करने के पश्चात यह समझ में आया कि वे कहीं और नहीं इसी भारत भूमि में हो सकते थे। वे किसी और धर्म से हो सकते थे, सिद्धांत और विचारधारा से हो सकते थे। फिर मंथन करता हूं तो मुझे लगता है कि वे सनातन से ही हो सकते थे और कहीं से नहीं हो सकते थे। बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष के ही नीचे ज्ञान होगा। यह सनातनीय दृष्टि है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बुद्ध का जो शुद्ध रूप है, ऐतिहासिकता की मैं यह बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी इसी मिडिल पाथ पर है, इसी मध्यम मार्ग पर है। पूरी दुनिया कभी किसी एक तरफ जा ही नहीं सकती, वह भगवान बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग को अपना करके चल रही है। दिखती है कि अमेरिका की एक दृष्टि है, रसिया की एक दृष्टि है, लेकिन जब आएंगे तो कई ऐसे मुद्दे दिखाई पड़ेंगे जहां पर कि वे मध्यम मार्गी हो जाते हैं, और यदि वे मध्यम मार्गी होते हैं तो कहीं न कहीं बुद्ध का प्रभाव है। बड़ी बात जो मेरे समझ में आती है कि भगवान बुद्ध जिस समय उपस्थित हुए, आज के समय में उन परिस्थितियों का आकलन करते हुए जो भी दृष्टि अपनाएंगे, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि वह दृष्टि एक पक्ष की हो सकती है।
इसलिए दृष्टि अच्छी बनाकर अच्छी पुस्तकों के अध्ययन के साथ भगवान बुद्ध की विचारधारा को जानने की जरूरत है। भगवान बुद्ध जिस परिस्थिति में उत्पन्न हुए और जिस प्रकार भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शैव दर्शन से जोड़ा जा रहा था, तो बुद्ध कहीं भी विष्णु के अवतार नहीं ठहरते, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो हम सभी जानेंगे कि बौद्ध धर्म के जो हीनयान, महायान और वज्रयानी शाखाएं जो चल रही थी, तो उसको शंकराचार्य ने शंकर से जोड़ने की कितनी कोशिश की, लेकिन अंततः ठहरते हैं विष्णु के अवतार। इसका पूरा कारण या इसका मुकम्मल कारण मुझे समझ में आता है कि भगवान विष्णु के अवतार बनने में बुद्ध की अपनी दृष्टि, बौद्धों का अपना चलन और भारतीय संस्कृति का अपना प्रभाव रहा, और आज बुद्ध और बौद्ध दोनों एक में खो गए हैं भारतीय संस्कृति और सनातनता के साथ। अब हम और आप चाह करके भी उनको विलग नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूं। मनोज सर ने कहा कि इन परिस्थितियों में भी संस्थान इस तरह की विचारधारा को लेकर चल रहा है। कई प्रकार के, अभी मैं चर्चा कर रहा था शत्रुघ्न सर से भी और वंशी सर से भी, तो उन्होंने साफ कहा कि नैरेटिव ऐसे गढ़े गए हैं कि बहुत कुछ हमें जानना बाकी है, और उन सब से एक अलग दृष्टि, जिसको स्वयं बुद्ध भी कहते हैं कि सत्य को पढ़ो नहीं, सत्य को खोजो, और उसी खोज में हमें, आपको, हम सबको लगना पड़ेगा, तब जाकर बुद्ध उपस्थित होंगे और पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का कल्याण हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत। सुबोध सिंह शिवगीत सर को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच, आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रमोद बाबू, बड़े भाई सामरमल जी, बंसी रुखैयार सर, प्रबंधकारिणी समिति के लोग, हमारे सारे शिक्षक मित्र, विद्यार्थी, मैं बहुत विस्तार में आज इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं अधिक रूप से आज बोलने के लिए नहीं आया हूं, मगर हाँ, वो बड़े भाई बंसी रुखैयार का मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा और दो पत्रकार मित्र हैं उनका, कि हजारीबाग से गौतम बुद्ध का गहरा रिश्ता था। अभी जो सीतागढ़ चुलचुल में, आप विद्यार्थियों के जानकारी के लिए बहुत 2 से 3 मिनट, मैं कोई बौद्धिक नहीं, बस एक भाषा वैज्ञानिक अर्थ लेकर आया हूँ। कर देंगे। सीतागढ़ बुद्ध की धरती है, चंपेश्वरी बुद्ध की धरती है, बड़का गांव बुढ़वा महादेव बुद्ध की धरती है। हजारीबाग शहर में एक जगह 2 शिव के मंदिर हैं, एक तरफ बुढ़वा महादेव और एक तरफ बुद्धवा महादेव। किसी दिन विमेंस कॉलेज के सामने जाके पूजा कीजिएगा तो उत्तर तरफ वाले, दक्षिण तरफ वाले में तो शिवलिंग है, और उत्तर तरफ जो तालाब पर रखा हुआ शिवलिंग है, आंख खोल के पूजा कीजिएगा तो पता चलेगा कि उसमें बुद्ध के 4 प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, और वह बुढ़वा नहीं, हमारे बाबा कहते थे बुद्धवा महादेव। थोड़ा आगे चलिए तो हम अभी परगना, इस जमीन की रजिस्ट्री हुई होगी तो चंपा परगना, चंपा राजधानी थी कभी, बौद्धिस्ट राजा थे, और चंपा गांव के साथ शब्द जुड़ा है, गया सिटी की तरफ चंपा सिटी यानी चंपा नगर, वहां खुदाई अभी बाकी है। आप कोड़ेश्वरी पहाड़ जाएं तो
वहां भी बुद्ध के बहुत सारे अवशेष हैं। चौपारण में चई है गांव, वहां जाए, बुद्ध के बहुत सारे अवशेष हैं। और चंपा का अरण्य, चौपारण शहर आपके सामने है। अभी जो जीटी रोड हम लोग सम्राट अशोक पथ कहते हैं, वो कभी जीटी रोड हुआ करता था अपने विष्णुगढ़ से सीधे हजारीबाग, नवाबगंज होते हुए, पेलावर होते हुए, उसी पर चंपेश्वरी, उसी पर इटखोरी, उसी पर कौलेश्वरी और उसी पर शेरघाटी। अर्थात गौतम बुद्ध जब भी गए होंगे, वो जो शुद्धोधन थे वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बने, भगवान का विरोध किया मगर हमने उनको भगवान बना दिया। पैदा शुद्धोधन हुए, बुद्ध हो गए और हमने भगवान बनाया उनको। वो भगवान हमारे हजारीबाग के इटखोरी में उनका छौर कर्म हुआ था। दो पत्रकार बैठे हैं, मैं आज इसको लिखित रूप से मांग किया हूं चतरा डीसी से कि मैं जब इटखोरी गया तो वहां लिखा देखा कि यह स्थान इटखोरी है। यहाँ गौतम बुद्ध की मौसी आई थी और मौसी ने उनका छौर कर्म करवाया, उनको मनाया कि चलो बेटा घर लौट चलो। मगर जब गौतम बुद्ध नहीं माने तो उनका मुंडन संस्कार करके मौसी ने मां के रूप में आंचल में उनके बाल ले लिए और मौसी ने कहा इटखोरी, इसलिए ये जगह हो गया इटखोरी। मैं सख्त विरोध करता हूं इसका, क्योंकि इफ्तिखार आलम हमारे इतिहास विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी संस्कृति कुछ अलग थी। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि खोया और पाया शब्द फारसी का है और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मौसी खोई शब्द नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती। यह ऐतिहासिक परिवर्तन का चूंकि मैंने डीसी से मांग किया है, पुरातत्व विभाग को भी लिखा है कि यह शब्द बदला जाए। वहां हुआ था छौर कर्म, तो हमारे हिंदी और संस्कृत में संयोगी छा खा हो जाता है। जैसे शिक्षा सीख बन गया, भिक्षा भीख बन गया, दीक्षा दीख बन गया, उसी तरह छौर खौर बन गया। तो वो शब्द इटखोरी था जो अपभ्रंश होके इटखोरी हो गया, क्योंकि छा का खा होना। मैं भाषा विज्ञान का शिक्षक हूं, आपको स्थापित करता हूं। हजारीबाग के लिए गर्व की बात है, गौतम बुद्ध अपने इटखोरी में उनका छौर कर्म हुआ, वहीं से उन्होंने संन्यास लिया। सिमरिया से निकलने वाली फाल्गु नदी का उत्तरायणी रूप भद्रकाली में है और उसी नदी मार्ग से गौतम बुद्ध बोध गया गए, जहां हमारा नानी घर है। तो ये पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मैं सुबोध सिंह शिवजी भाषा विज्ञान का शिक्षक होने के नाते आज की सभा में और खास करके गौतम बुद्ध महाविद्यालय के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि इटखोरी में जो खोया शब्द लिखा गया है इटखोरी, उससे अपनी संस्कृति कलंकित होती है। जैसे शून्य का आविष्कार करने का श्रेय हम आर्यभट्ट को देते हैं, जबकि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के गौतम बुद्ध के दर्शन का नाम शून्यवाद है। ईसा के 600 वर्ष पूर्व शून्यवाद जिसने लाया और जिस सनातन व्यवस्था में हम दशानन कहते हैं, बगैर जीवों के हम दशानन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े भाई बंसी मुखियार ने अगर कहा कि एक नैरेटिव करके अपने देश को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, तो आपके सामने मैंने कहा कि दशानन का 10 आर्यभट्ट के बहुत पहले था और बुद्ध का शून्यवाद बहुत पहले का था। उसी तरह का एक षड्यंत्र हजारीबाग के साथ हुआ है कि इटखोरी, खोया और पाया शब्द अगर जोड़ दिया गया वहां के इतिहास में, वहां पत्थरों पर उत्कीर्ण कर दिया गया, तो आज से 500 साल बाद का शायद कोई सुबोध सिंह गीत नहीं हो जो आपको बता सके कि कैसे संयोग इच्छा संस्कृत का हिंदी में ख होता है। हम खीर खाते हैं छठ में और बोलते क्या है? खीर को क्या बोलते हैं? तो छा क्या हो गया? तो छोरी क्या हो गया? ये एक भाषा वैज्ञानिक बात थी जिसको मुझको बंसी सर से कहा, मेरे नाम का रेफरेंस देके मैंने पत्र लिखा है। किसको? पुरातत्व विभाग को,
मैंने पत्र लिखा है चतरा के डीसी को कि ये इन खोई शब्द का खोया शब्द हटा के छौरी शब्द जोड़ा जाए, तभी गौतम बुद्ध की प्रतिष्ठा रह सकेगी, भारत की प्रतिष्ठा रह सकेगी। और सबसे अधिक जो हजारीबाग का गौरव है कि हजारीबाग बौद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स था। अभी सीतामढ़ी में जब खुदाई हो रही तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय होने की कल्पना कर सकते हैं। चंपेश्वरी में जाए, दैहर में जाए तो लगता है कि गौतम बुद्ध इटखोरी जाने से पहले वर्षों हजारीबाग में रहे हैं। और ऐसे में गौतम बुद्ध महाविद्यालय ने अपना नामकरण के माध्यम से साबित किया है कि बुद्ध की धरती है हजारीबाग। मनोज बाबू, हमारा नानी घर की चर्चा हमने की कि बोध गया में है। हमारी माँ एक गीत गाती थी, मैं उस बेटी को वो मधी की पंक्ति दे दूं कि बिनवा के तरवा के इतना मत ऐठा हो भैया कि तरवा टूटी जाए। ये गीत सुना था गौतम बुद्ध ने बोध गया में, जिसको ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो मगही में है जिसको हम कोठा में भी समझ सकते हैं कि बिनवा के तरवा के इतना मत कसिया हो भैया कि तरवा टूटी जाए, और तरवा के इतना मत ढीलिया हो भैया कि स्वरे नहीं निकल पाए। और तब गौतम बुद्ध ने कहा था, चढ़ो भिक्षो मध्यम निकाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जिसको हमारे पूर्वजों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद। अब मैं पूर्व कुल सचिव विनोबा भावे विश्वविद्यालय डॉक्टर बंसीधर प्रसाद रुखियाल सर को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी को महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस महाविद्यालय के संस्थापकों को इसके स्थापना के वर्ष के और स्थापना की तिथि की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के बड़े भाई, अभिभावक और सिंडिकेट सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय प्रशासन से लंबे समय से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार राजनीति जी श्री सावरलाल अग्रवाल जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि आईएसएफ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार नायक जी, विशिष्ट अतिथि और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हुए एनटीपीसी के सीनियर जनरल मैनेजर HR श्री अमित कुमार अस्थाना जी, विश्वविद्यालय के प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष और मेरे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी श्री मनोज कुमार, इसके सचिव श्री मिथिलेश मिश्र जी, और यहाँ पर उपस्थित बहुत से प्राध्यापक हैं, सबका नाम लेने में समय लगेगा, तो सभी के प्रति आदर प्रकट करते हुए प्यारे छात्रों, छात्राओं, शिक्षकों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रकार, कई गंभीर प्रश्न मनोज ने अपने वक्तव्य में उठाए, इसका इशारतन जवाब सुनील दुबे जी ने दिया। उसमें सिर्फ एक लाइन में जोड़ूंगा जो कि बाद में मनोज ने खुद कहा कि सनातन धर्म में सभी को बहुत सहज भाव से अपने में समाहित कर लेने की क्षमता, जो विरोध में भी खड़ा हुआ, सुधार करने के लिए भी खड़ा हुआ। इसीलिए आप दुनिया में देखेंगे कि दुनिया में ऐसा कंपोजिट कल्चर कहीं नहीं है जितना भारत में है। अब भारतीय उपमहाद्वीप जो है मुश्किल से पूरे पृथ्वी का 4% भूखंड है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से इतना भरा हुआ है कि यह दुनिया की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में। और इसलिए जैसे अभी हम लोग अमेरिका जाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं, यूरोप जाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं,
तो उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध साम्राज्य भारत था। तो लोग यहाँ आते थे, तो शक आए, कुषाण आए, महल आए, बैक्ट्रियन आए, पार्थियंस आए, लेकिन वे सभी यहाँ पर विजेता के रूप में आए। हम लोग को पराजित किया उन्होंने सीमावर्ती प्रदेशों में। क्यों पराजित हम हुए? क्या कमजोर थे? तो भौतिक सुविधाओं से संपन्न जो समाज है उसमें लड़ने की वह जिजीविषा, वह रेजिलियंस नहीं हो सकता है जो अभावग्रस्त इलाकों से आने वाले लोगों में। और इसीलिए हम पराजित हुए, लेकिन हमारी सांस्कृतिक ताकत इतनी थी कि सबका हमने कल्चरल एसिमिलेशन किया और सभी यहीं पर बस गए। और शकों में तो राजा का नाम रखा गया वासुदेव, विष्णु भगवान के उसने स्तंभ बनवाया। और जितने भी लोग आए वो यहाँ पर आवाज रखें, जितने भी लोग आए वो यहाँ की संस्कृति में एसिमिलेट होते हुए चले। अब जो मैं ये बात कर रहा हूं कि भारत या भारतीय उपमहाद्वीप पूरी दुनिया की आर्थिक राजधानी थी, तो बहुत पीछे की बात छोड़ दीजिए। 1710 में 18वीं शताब्दी के पहले दशक में भारत दुनिया का 27% जीडीपी देता था, 27%। अभी एक स्कॉटिश इतिहास का विलियम डेलरिम्पल ने आधुनिक भारत में रहकर अध्ययन किया और काफी चर्चित हुए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 25% जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भारत का है। कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े भारी विद्वान शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा कि बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी अगर हम करें तो भारत का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 23% है। और कल मैं रात में अंकित शाह, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है, जनरल के किलो 40 है, तो बड़े प्रभावशाली वक्ता है, तो उनका मैं भाषण सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी आज $5 ट्रिलियन की होने वाली है और अमेरिका की इकोनॉमी $32 ट्रिलियन की है, चीन के लगभग $18 ट्रिलियन की है। लेकिन फिर भी हम चीन का मुकाबला करने में सफल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, पीपीपी, उसके आधार पर अपनी इकोनॉमी को हम देखें तो हमारा इकोनॉमी लगभग $14 ट्रिलियन और मैं इसको मानता हूं। अब मेरा साथ आज भगवान बुद्ध की जयंती है, तो मैं एक ही बिंदु पर चर्चा करूंगा कि उनकी प्रासंगिकता क्या है। पिछले 2 शताब्दियों में पूरा यूरोप और पूरी दुनिया बहुत हिंसा का शिकार रही है। दुनिया के 2 सबसे बड़े युद्ध पिछली शताब्दी में हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों ने कहा कि दिस इज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स एंड दिस इज मदर ऑफ ऑल वॉर्स। यह युद्ध सभी युद्धों को खत्म कर देगी और यह युद्धों की मां है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 20 वर्षों के भीतर दूसरा विश्व और उसकी करुण, उसकी हिंसा देखिए कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा, तो मित्र राष्ट्र दूसरा विश्व युद्ध कॉम्प्रिहेंसिवली जीत चुके थे। कोई बम गिराने की जरूरत नहीं थी। नो नेसेसिटी टू बॉम्बार्ड एटॉम बम ऑन द 2 सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने क्यों गिराया? क्योंकि जापान को एक सबक सिखाना था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में केवल जापान ही एक ऐसा देश है जिसने कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण किया है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर।
अब ये जो दोनों विश्व युद्ध है उसमें भारत की क्या भूमिका है? हम तो गुलाम थे, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मित्र राष्ट्र ये दोनों विश्व युद्ध जीत सके क्योंकि हमने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। भारतीय सिपाहियों ने, भारतीय सैनिक अफसरों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 25 लाख भारतीय सिपाही मारे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 35 लाख। और अभी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की स्थिति बन रही है, आप निश्चिंत मान के रहिए कि वो तब तक नहीं होगी जब तक कि भारत उसमें शामिल होने के लिए हामी नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका की ताकत नहीं है कि वो चीन का सामना कर सके और चीन की ताकत इतनी नहीं है कि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का पढ़ी है। क्या चीन का गरेबान पकड़कर पिछले 4 वर्षों से लद्दाख की घाटी में खड़े हैं और चीन की हिम्मत नहीं है कि वो लड़ाई को आगे बढ़ाए। अमेरिका ने बहुत धमकी दी कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन हमारे यशस्वी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आप जितना तेल का आयात एक दोपहर में कर लेते हैं वो हम पूरे महीने में करते हैं। We import oil in 1 month और we import in 1 afternoon। आप हमको सर्वनाइज कर दीजिए। अब आप इसके प्रभाव को देखिए। अगर डिस्काउंटेड ऑयल रसा से हमने नहीं खरीदा होता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था चल रहा है। और मैं अपने आर्थिक विशेषज्ञों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये जो हार्वर्ड में पढ़े हुए आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनको ट्यूटर वही किया जाता है जो वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेड बाय अमेरिका सूट करता। अब मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपके आरबीआई के गवर्नर हैं सब वहीं से आते हैं। वो आपको डराते रहते हैं कि अमेरिका से मत लड़ो, रूस से मत लड़ो, चीन से मत लड़ो। अभी अनायास हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। क्या अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की हिम्मत कर पा रहा है? अभी चाबहार एयरपोर्ट, चाबहार बंदरगाह का जो समझौता हम लोगों ने ईरान के साथ किया है वह चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको उसने बर्बाद कर दिया। क्योंकि अब सारा व्यापार मिडिल ईस्ट का चाबहार एयरपोर्ट से होगा, पोर्ट से होगा, बंदरगाह से होगा। अमेरिका ने आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी, लेकिन हिम्मत, क्योंकि जो सैंक्शन का जो रेजीम है कि आर्थिक नाकेबंदी लगा करके किसी देश को बर्बाद कर दो, वो भारत पर अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब हम डिफेंस एम्यूनिशन भी खुद बना रहे हैं, अपने वेपन्स भी खुद बना रहे हैं और अमेरिका के मुकाबले हम लोगों ने फ्रांस को खड़ा कर दिया है। अमेरिका के मुकाबले रूस को पहले से ही हम खड़ा किए हुए थे। अब फिर रोकना होगा आज के दिवस की प्रासंगिकता के ऊपर कि गौतम बुद्ध की क्या प्रासंगिकता है। गौतम बुद्ध की अहिंसा को अपनाएं, उनके मध्यम मार्ग पर अपनाएं, लेकिन गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा? सम्राट अशोक के शासन में। उनके पुत्र महेंद्र ने, उनकी पुत्री संघमित्रा ने, उनके अनेकानेक धर्म प्रचारकों ने देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन सम्राट अशोक अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे दुनिया के और उनकी सबसे शक्तिशाली सेना थी। तो गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग पर उनकी अहिंसा को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हम शक्तिशाली हैं। हमारे सनातन धर्म की जो सच्चा है कि वसुधैव कुटुंबकम, या गौतम बुद्ध के धर्म की जो करुणा है वो हम तभी दुनिया को दे सकते हैं जब हम ताकतवर हो। रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक कहा था कि क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंडहीन विषरहित विनीत सरल। आज चीन आंख उठाकर हमारे तरफ देखने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस में तैनात कर रखी।
हमारे 2 INS इंडियन नेवल शिप हिंद महासागर में है और वहां से वो मार कर सकते हैं साउथ चाइना सी में, और चीन के एकदम फार्देस्ट कॉर्नर में मार कर सकता है हमारा अग्नि 5 मिसाइल जो है वो 5000 किलोमीटर का रेंज है। ये हम कहते हैं, भारत कहता है। विदेशी क्या कहते हैं कि भारतीय हमें धोखा दे रहे हैं, इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। जो बढ़िया पहलवान होता है उसको अपनी ताकत छिपानी पड़ती है। तो आज हम उस जगह पर हैं कि हम गौतम बुद्ध की शिक्षा का, अहिंसा का, उनके मध्यम मार्ग का पूरी दुनिया में उसी तरह से प्रचार कर सकते हैं जैसा सम्राट अशोक ने किया था, लेकिन ताकत। इसी संक्षिप्त निवेदन के साथ बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत सिंडिकेट सदस्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग सभा अध्यक्ष श्री सावरमल अग्रवाल सर को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की जय। आज इस सभा कक्ष में गौतम बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर गौतम बुद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग के 17वें संस्थापना दिवस के समारोह में उपस्थित हुए। मैं इस संस्थान के प्रबंधन समिति के सचिव और अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक व्यक्ति को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मुझे सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एक अलग बात होती है और उसके पद के सम्मान की एक अलग बात होती है। अध्यक्षता कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसे उसमें कोई विशेष गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अध्यक्षता एक नाम मात्र का पद होता है और उसका निर्वहन करना कोई भी कर सकता है। बंधुओं, इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि आईसेक विश्वविद्यालय के कुलपति नायक साहब, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक मेरे अनुज इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनके पिताजी का सहयोगी रहा हूँ। दुबे जी NTPC पकरी बरवाड़ी के महाप्रबंधक HR अमित जी और विश्वविद्यालय के शिक्षक बंधु जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। हो सकता है उम्र में हमसे छोटे होंगे, बड़े भी होंगे, लेकिन उन शिक्षक सभी बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबका अलग अलग मैंने नाम नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त मेरा संबंध प्रारंभ से शिक्षा के पहले से शिक्षक जब मैं ग्रहण कर रहा था तब से पत्रकारिता से रहा है और आज भी उसी व्यवसाय से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हूँ। इस प्रसार में उपस्थित मेरे सभी छोटे भाई पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में लगभग जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो उनकी शिक्षाएं रही है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उन्होंने विश्व को क्या दिया, इन सभी मुद्दों पर लगभग पूर्व के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उस पर विशेष बोलने की हमको लगता है विशेष आवश्यकता नहीं है। और एक अध्यक्ष के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि गौतम बुद्ध ने न भविष्य को, न भूत को स्वीकार किया, न भविष्य को स्वीकार किया। उन्होंने मध्य मार्ग को स्वीकार करते हुए ये शिक्षा प्रदान की कि जो व्यक्ति मध्य मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ेगा, जो राष्ट्र मध्य मार्ग को स्वीकार करेगा, वही देश, वही विभाग, वही शिक्षा, वही मनुष्य आगे बढ़ेगा। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्धार्थ, सिद्ध।
और सिद्धार्थ ने अपने जीवन, अपने नाम का ये सिद्धांत सिद्ध देकर जो जगत को दिया उसको प्रचलितार्थ किया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक विशेषकर महाविद्यालय के विद्यार्थियों, इस प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों और इस कार्यक्रम में आए सभी बंधुओं को मैं एक अध्यक्ष के दायित्व के नाते सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ, अपना शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमें मुख्य अतिथि कुलपति आइसेक विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड प्रोफेसर प्रमोद कुमार नायक सर को आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का ये गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग ये 17वां वार्षिकोत्सव में उपस्थित सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षक को मेरा नमस्कार और सारे विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद। इससे पहले ये विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय है उसका नामकरण क्यों हुआ और इस नामकरण के पीछे जो गौतम बुद्ध का नाम है उसका चरितार्थ क्या है, मेरे पूर्व वक्ता लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिए हैं। मैं कुछ अलग बातें करना चाहूँगा क्योंकि विद्यार्थी जो एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन केवल विद्यार्थियों लोगों के लिए होता है, तो विद्यार्थियों के लिए ये मंच के माध्यम से मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि आज के युग में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हुए जितना भी विद्यार्थी हैं सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा अभिनंदन। और उसके साथ साथ मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व किया कि पूरी कार्यक्रम में केवल महिला विद्यार्थी थे, केवल एक ही पुरुष विद्यार्थी था, इसीलिए नारी शक्ति को बहुत धन्यवाद। उनके लिए बड़ा तालियां। हर क्षेत्र में वो लोग सामने आ रहे हैं और अपना जो अंदर की जो कलाएं हैं, वो एबिलिटी है, वो दिखा रहे हैं। एनीवे, हम सब लोग एक जो कॉमन छात्र होते हैं ना, जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी जो होते हैं, जो कॉमन छात्र होते हैं, हम उन लोगों से थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि हम एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है कि शिक्षक कैसे बनना है और शिक्षक बनने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। जबकि आपकी जो सेक्रेटरी यहाँ पे मेरे को बता दिए कि पहले से यहाँ से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होती है, अटेंडेंस पूरा के पूरा होती है, सारी चीजें सिस्टमेटिकली होता है। मैंने मान लिया और मैं अपने फीडबैक में भी लिखा हूँ कि आई प्लीज टू नो दैट नाउ दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द झारखंड। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैंने आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम क्यों भिन्न हैं, हमारे अंदर एक होना चाहिए कि मैं बाकी छात्रों से भिन्न हूँ। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स का बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने आप के मैं एक विद्यार्थी, मैं टीचर्स ट्रेनिंग और मैं ट्रेनिंग दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक मैं बताना चाहता हूँ कुछ जैसे कि हम बोले कि बिलीफ क्यों, जब हम अपने आप के ऊपर बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हमारे अंदर जो एटीट्यूड है, हमारे अंदर जो सोच है, हमारे अंदर जो शक्ति है, विवेकानंद बोलते हैं ना इंटरनल जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन, वो जागृत हो जाएगा और हम वैसा ही फील करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे नाच में कि किसी ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। हाउ शी प्लेड द श्री कृष्ण रोल ऑफ श्री कृष्ण। बिफोर प्लेइंग द रोल ऑफ श्री कृष्ण, यू हैव टू फील दैट यू आर श्री कृष्ण and you have to absorb all the abilities
ऑफ द श्री कृष्ण, तभी ना हम फील कर पाएंगे। अब मेरे पास समझ रहे हैं ना, विद्यार्थी समझ रहे हैं कि नहीं समझ, आपके लिए मैं बोल रहा हूं। जब तक आप एक टीचर का फील नहीं करेंगे, आपके अंदर टीचर की एटीट्यूड डेवलप नहीं होगी, और जब तक आपके अंदर टीचर की एटीट्यूड डेवलप नहीं होगी, आप एक बेस्ट टीचर कभी नहीं बन पाएंगे। चाहे आपके पास जितना भी ज्ञान हो, चाहे आपके पास जितना भी नॉलेज हो। और आज अगर हम ज्ञान की बातें करें, अगर ज्ञान को अगर परीक्षा की मार्क्स से तुलना करें, अगर ज्ञान को हम परसेंटेज से तुलना करें, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अज्ञानी होगा, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि सबका परसेंटेज 90% से ऊपर है। आज जिसको भी देखो, सबका सीजीपीए 10 to 10 सीजीपीए है, 8.9 सीजीपीए है। किसी कोई थर्ड डिवीजन वाली बात ही नहीं है, या सेकंड डिवीजन वाली बात ही नहीं है। मेरे बात समझ रहे हैं? तो एकेडमिक की बात करें और उसको हम उसके साथ तुलना करें, तो हम सब लोग बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियन हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं। लेकिन बात ये होता है, हमने जो ज्ञान अर्जन किया पढ़ते समय, हमने जो ज्ञान लिया, उस ज्ञान को हम एक व्यवहारिक रूप से एक कक्षा में कैसे उसको स्थानांतरित करें, कैसे उसको हमने आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, हम इस काम को करने में असमर्थ होंगे। इसीलिए आप फील करो, इसीलिए आप अपने ऊपर बिलीव करो, इसलिए अपने अंदर जो रुचि है उसको बढ़ाओ, उसको चेंज करो। अपने चिंता शक्ति जो है उसको आप चेंज करो, परिवर्तन करो, उसी की दिशा में आप सोचो। देखना आप एक बड़े बहुत अच्छे टीचर हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं क्योंकि आप एक प्रशिक्षण है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ ऐसे ही बताया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग में पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होती है। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई में तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास डिग्री है, सबके पास एजुकेशन है, लेकिन हम बाहर की एजुकेशन लेके हम जा कहाँ रहे हैं? ये शिक्षा लेके हम जाएंगे कहाँ? आप टीचर्स बन के जाओगे कहाँ? किसी स्कूल में जाओगे। स्कूल एक संस्था है, आपकी व्यक्तिगत की प्रॉपर्टी नहीं है। स्कूल एक संस्था है, वहां पे कई सारे विद्यार्थी मिलेंगे, वहां पे कई सारे स्टाफ मिलेंगे। तो हमारा नॉलेज जो हमने गेन किया है, अगर जब तक उसको हम एक व्यवहारिक के रूप में स्थानांतरित नहीं करेंगे, तब तक हमारे नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी के सामने बोलूं ज्यादा बात मत कर, 99% है, कोई आपको रेस्पेक्ट देगा? नहीं देगा। लेकिन वहां भी मेरा एकेडमिक नॉलेज नहीं, वहां भी मेरा जो व्यवहारिक नॉलेज काम आएगा। मैं उससे अच्छे से बात करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे अच्छे से मैं ट्यूनिंग करूंगा, तो हो सकता है वो मेरे को ज्यादा रेस्पेक्ट देगा, मेरी बात को सुनेगा। अदरवाइज आज के जो बच्चे हैं बात को सुनते नहीं है, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो आपको कम्युनिकेशन की टेक्निक सीखना पड़ेगा। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आप जो नॉलेज है उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप किस ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, ताकि विद्यार्थी आपको आपके साथ ट्यून अप हो जाए, विद्यार्थी आपके भाषा को समझने की कोशिश करे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग क्या होंगे कि बाहर जाके हम जब काम करेंगे, हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हमको एक एलोन फील हो रहा है। क्यों भाई? और उसके चलते हम गलत काम करते हैं, गलत काम में लिप्त हो जाते हैं। टीचर्स को पढ़ाने की, जैसे किसी ने कहा गौतम बुद्ध के बारे में आप बता रहे थे, तो एक बात कही थी, ना पूर्व ना फ्यूचर ना पास्ट। हम लोग प्रेजेंट की बात करें कि अगर हम बोले कि भाई मैं तो पीएससी की तैयारी करवा रहा था, बस 2 अंक के लिए मैं चूक गया और आज मैं मास्टर बन गया। अब इस ज्ञान को कितना दिन तक गाते रहोगे आप? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आप एक शिक्षक हो। वास्तविकता ये नहीं है कि आप यूपीएससी के लिए 2 मार्क में चूक गए। वास्तविकता के साथ जीने की कोशिश करें। तो जब हम वास्तविकता के साथ जिएंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, और हम जिसके लिए आए हैं, जिस कार्य के करने के लिए आए हैं, उस कार्य को हम बहुत अच्छे से निभा पाएंगे,
और अच्छे से हम समाज के लिए हम अपना योगदान दे पाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और अपना जो मानसिकता वो डेवलप होगी। तो हमने सुबह सर से बात कर रहे थे तो बात आई कि हमारी मानसिकता को भी परिवर्तन करने की जरूरत है। हम जिस मानसिकता के साथ हैं आज के डेट में कि भाई मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मेरे को कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, बस मेरे को केवल डिग्री चाहिए। इस मानसिकता के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे और एक शिक्षक बनेंगे तो क्या होगा? क्या समाज का कल्याण होगा? नहीं हो पाएगा। फिर हम बोलेंगे कि जब हमारी बच्चा होगा तो हम ये बोलेंगे कि भाई बताना जरा अच्छा टीचर कहाँ है, व्हाट इज अच्छा, ये अच्छा क्या है। हम आज भी बात करते हैं कि अच्छा भाई बता देना अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छा टीचर कौन है, अच्छा फलाना कौन है, अच्छा प्लम्बर कौन है, अच्छा इलेक्ट्रीशियन कौन है। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा? दैट इज नथिंग बट ए स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन जो स्किल्ड है, उस काम के लिए निपुण है, जो उस काम करने के लिए सामर्थ है, हम ऐसा व्यक्ति को चाह रहे हैं। क्यों भाई? हमारे अंदर वो चीजें नहीं डाल सकते क्या? हमने तो ट्रेनिंग लिया है उसका, हमने तो पढ़ाई की है उसका, तो हमारे अंदर वो गुण कहाँ गए? इसीलिए हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहा है, स्किल्ड एजुकेशन की बात करता है, उसको इंक्लूजन किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ आज जो बात कही, ये सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कहीं ना कहीं एक बात है जो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है। हमारे साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। और ऐसे ही आपका एजुकेशन बोलता है, एजुकेशन तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। हर परिस्थिति में हम अपने आप को मॉडिफाई करके आगे हमको बढ़ना है और ज्ञान देते जाना है। तो इस मानसिकता के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी विकास होगा, हमारे से प्रगति होगा। और हम जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पे एडमिशन लिए हैं एक टीचर बनने के, उसकी सार्थकता हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे और समाज के लिए कुछ काम कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए 2021 से 23 के बीएड और डीएलएड के टॉपर स्टूडेंट्स को पुरस्कृत करने के लिए सभी अतिथियों एवं महाविद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष सर, सचिव सर एवं प्राचार्य सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सर। प्रथम स्थान प्राप्त चांदनी कुमारी नाम रोल नंबर 22 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सर। 2021 से 23 बीएड में तृतीय स्थान प्राप्त ललिता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तृतीय स्थान प्राप्त मोहिनी तिर्की को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सर। प्रथम स्थान प्राप्त एमडी गुलफाम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। Now I request our honorable guest and special guest to give a token of appreciation to the performers who presented the Lok Nritya dance of UP. I call Amrita Kumari, Shrishti Kumari, Shruti Pastor, Ashwini Kumari, Anisha Kumari and Shani Kumari on the stage. देखिए एक वेट सामने History.
सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप अपने कीमती समय को निकालकर आज के इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित होकर चार लगाने का कार्य किया। साथ ही साथ महाविद्यालय में समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक कर्मचारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु एवं सभी, और इससे पहले सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आप